नमस्कार, मैं अलीना काज़मी गुरुशाला टीम की तरफ से आप सभी का आज के संवाद में स्वागत करती हूँ। हमारे आज के संवाद का विषय है लर्निंग वेरीड सब्जेक्ट ऑनलाइन असेसमेंट मेथड्स। हिंदी में कहें तो विविध विषयों के ऑनलाइन मूल्यांकन की विधियां। आज के संवाद की ओर बढ़ने से पहले अगर गुरुशाला के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो गुरुशाला इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडस स्टार्स लिमिटेड एंड वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन and it is implemented by प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। अब मैं हमारे आज के स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। हमारे आज के संवाद में हमारे साथ जुड़े हैं एग्जाम रेस से डॉक्टर मनीषिका जैन एंड सर मयंक पॉम। डियर स्पीकर्स, वी वेलकम यू टू टुडेज वेबिनार। और एक बार मैं हमारे एस्टीम्ड स्पीकर्स और हमारे सभी टीचर्स और सभी साथी जो हमारे साथ आज जुड़े हैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। और इसी के साथ एक बार हम अपने संवाद की ओर बढ़ना चाहेंगे। तो अब मैं हमारी जो स्क्रीन है वो हमारे आज के स्पीकर्स को हैंड ओवर करना चाहूंगी। आप सबका आज स्वागत है। निश्चित तौर पे आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन के इस दौर में जहां पर असेसमेंट की टेक्निक्स बहुत बदल गई हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से अब धीरे धीरे ऑनलाइन मेथड्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम इसको ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अगर हम अपने वैदिक दौर पे रुक करें तो हम ये समझेंगे कि पुराने समय में जब हम शिक्षा की बात करते थे तो शिक्षा का महत्व ज्ञान से जुड़ा होता था, और जब उस ज्ञान पे हम मनन करते थे तो हम ये समझने की कोशिश करते थे कि जितना भी ज्ञान है वो मौखिक रूप से, या जिसे हम कहेंगे ओरल मीन्स से दिया जाता था। तो ये जो ओरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हम समझेंगे कि ये धीरे धीरे किस तरीके से हमारी संस्कृति में वापस लौटता जा रहा है। जब मार्क तावेन पहली बार भारत आए थे और उन्होंने यहाँ की संस्कृति के बारे में लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि भारत एक जन्मभूमि है सभी रेसेस की उत्पत्ति की, और उन्होंने ये भी अपने शब्दावली में बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उसमें हम बदलाव देख रहे हैं, और वो सभी बदलाव जो है वो मुख्यतः भारतीय संस्कृति की ओर रुख करता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति नालंदा समय से या तक्षशिला समय से जब हम कहेंगे, उस समय से जब हमारी शिक्षा दीक्षा है, तब से ही विश्व में सर्वोपरि मानी गई है। तो किस तरीके से आज फिर हम उन्हीं सब चीजों को पुनर्जागृत कर सकते हैं, उन्हीं सब चीजों को रिवाइव कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि किस तरीके से असेसमेंट होने चाहिए और असेसमेंट की सही जरूरत क्या है। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि हम असेसमेंट्स की बात करते हैं, हम फाइनल ईयर एग्जाम्स की बात करते हैं, पर क्या सही तरीका क्या है और असेसमेंट्स क्यों जरूरी है? देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स भी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अच्छी से अच्छी जगहों पे हम असेसमेंट का मतलब ये समझते हैं कि हमें जो है स्टूडेंट्स को रैंक करना है। हमें ये नहीं देखना है कि स्टूडेंट्स को कितना आता है, बल्कि हम इस पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह रैंक करें। हम उनको अच्छा, मीडियम और खराब की कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं असेसमेंट से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक असेसमेंट जो कि हमारे किसी भी लर्निंग के बाद हो सकता है, वो लर्निंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो आपके स्कूल की लर्निंग हो सकती है, वो आपके कॉलेज की लर्निंग हो सकती है, किसी भी तरह की लर्निंग, आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, किसी भी प्रकार की आपकी लर्निंग हो सकती है। उसके बाद में जो असेसमेंट होता है उसका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र जो उसका जो वो करने की कोशिश करना चाहिए उनको असेसमेंट में, वो सिर्फ ये होता है कि हमें देखना है कि लर्निंग कितनी सक्सेसफुल है। अगर मैंने एक स्टूडेंट को एडिशन सिखाया है तो जरूरी नहीं है कि 5 में से 5 सवाल ही कर पाए। 5 सवाल हो सकता है मैं एक जैसे दो भी नहीं, पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या उसने एडिशन सीख लिया है। तो उसके लिए हो सकता है 5 में से 2 सवाल कर ले, तो ही मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को एडिशन तो कम से कम आता ही है। और उसके बाद अगर वो 3 करे तो भी उसको आता है, 4 करे तो भी आता है, 5 करे तो भी आता है। पर हम जब उनको ग्रेड करने लगते हैं, हम उनको रैंक करने लगते हैं, तो हम उस असेसमेंट के मूल ऑब्जेक्टिव, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उससे दूर जाने लगते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है क्या लर्निंग के आउटकम्स मीट हुए हैं, और उसके लिए हमें असेसमेंट करना है, उसी पे फोकस्ड रहना है। और जब हम ये चीज अपने ऑनलाइन असेसमेंट में नए नए तरीके में जाने की कोशिश करेंगे
और इस चीज को हम अपने दिमाग में रखेंगे कि हमें रैंक नहीं करना है स्टूडेंट्स को, उनको खराब, अच्छे और मीडियम में बांटना नहीं है असेसमेंट से। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या लर्निंग हुई है और उस लर्निंग को कैसे इंप्रूव किया जाए, हमें सिर्फ वो देखना है। और अगर हम वो करेंगे तो डेफिनेटली 100% फिजिकल असेसमेंट से ऑनलाइन असेसमेंट्स जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल सही सर। इसी चीज को हम अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि हम असेसमेंट क्यों करना चाहते हैं। अब निश्चित तौर पे जब हम असेसमेंट्स की बात करते हैं तो असेसमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो माना गया है हमारे पढ़ाई में, उसको हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल वे ऑफ असेसमेंट्स क्या होते हैं। तो उसमें हम बोलते हैं कि बेसिक नॉलेज बच्चे को आता है या नहीं, उसको बेसिक ज्ञान की प्राप्ति है या नहीं, जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक लेसन पढ़ाया है और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं या नहीं। हम बोलेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, बच्चा आंसर देगा 1776। हम बोलेंगे बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया। तो ये एक हम मानते हैं कि ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स पे, नॉलेज के बेस पे और नॉलेज की जो एक्सटेंट है, जो ज्ञान का आपका एक्सटेंट है, उस पर फोकस किया जाता है। पर हम जब अब बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं मुख्यतः कि हम ऑल्टरनेट वे ऑफ लर्निंग पे कैसे जाएं। जब हम ऑल्टरनेट वे ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा मुख्य फोकस होता है कि हम उसको किस तरीके से एप्लीकेटिव बना सकते हैं। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हम जब साइंस में या विज्ञान में, गणित में किसी कॉन्सेप्ट को एप्लीकेटिव बनाने की बात करते हैं तो किस तरीके से हम किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ तो हर बच्चा आंसर दे देगा, पर अगर हम उसका एप्लीकेशन समझना चाहें सर तो वो किस तरीके से आप उसको बताएंगे? देखिए, एप्लीकेशन जो है, सबसे पहली बात तो यह है कि नॉलेज अपने आप में इतना यूजफुल नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल हम उसको किसी तरीके से अप्लाई करने का तरीका स्टूडेंट को साथ के साथ सिखा रहे हैं। और ये किसी भी एज में हो सकता है। आप ये समझिए कि एक छोटा बच्चा होता है जो एलकेजी का होता है या फर्स्ट या सेकंड का होता है, तो उसको भी स्कूल में जाके नॉलेज का फायदा तभी है जब वो घर में आके चम्मच उठा के कुछ खाने की कोशिश करे। तो उस लेवल से लेके ऑब्वियस सी बात है जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट जाते हैं तो एप्लीकेशन पे ही ज्यादा ध्यान होना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैम मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि ऑल्टरनेटिव नॉलेज या एप्लीकेटिव नॉलेज जो है वो 100% ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम रियल लाइफ में अपने नॉलेज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। साइंस में तो खासकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात करें, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने आप में इतना यूजफुल, ठीक है, किताब में आप पढ़ते हैं gmm/r², सबको एक फॉर्मूला पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, पर उसके आगे अगर हम उसको बढ़ने की कोशिश करें तो क्या हम उससे अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं? क्या जिसको हम gmm/r² आज जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुली इसी फॉर्मूले को लेके कल स्पेसएक्स का रॉकेट लॉन्च कर पाएगा? तो वो चीज हमें देखनी है। एक टीचर जो है उसको किताब से ले जाके जो स्टूडेंट की रियल लाइफ में जो चीज को वो उतार सके, उस गैप को जो है बांधना पड़ता है, उस गैप को जो है कंप्लीट उसको फिल करना होता है। एक टीचर का रोल ये है। किताब से भी स्टूडेंट सीख सकता है पर वो रिलेट नहीं कर सकता है कि जो किताब में कॉन्सेप्ट है इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। आज हम बल्ब पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं, पर उसका रियल लाइफ में यूज क्या है, उसको हम कहाँ यूज में लेंगे? तो एप्लीकेटिव नॉलेज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्टेड होगा अगर उसको ढंग से यूज में लिया जाए। और उसको टेस्ट करने के तरीके भी बिल्कुल अलग हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एप्लीकेटिव नॉलेज सब कुछ है। अगर आप उसको ट्रेडिशनल नॉलेज में बांध के रखेंगे बहुत समय तक, किताबी ज्ञान में बांध के रखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा जो है नुकसानदायक है स्टूडेंट के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए और ऑफकोर्स टेस्टिंग के लिए भी, जो कि हमारा आज का फोकस है। सर की बात में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। ये चीज हम ऑनलाइन तरीकों से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब निश्चित तौर पे जब आप क्लासरूम में हैं, ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ा रहे हैं, तो आप ऑडियो विजुअल एड्स वहां पर नहीं ला सकते। पर जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप बीच में स्टूडेंट को कोई एनिमेशन दिखा सकते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, जिससे उसकी उस चीज में रुचि बढ़ जाए और वो एक एप्लीकेटिव लर्निंग को बढ़ाने में बहुत कारगर है। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, सोक्रेटिक मेथड अगर आपने सुना होगा। सोक्रेटिस ग्रीस के एक बहुत ही प्रमुख दार्शनिक माने गए हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ लिखा नहीं।
उनकी जो भी टीचिंग्स थी वो उनके शिष्य प्लूटो ने लिखी थी, और प्लेटो ने जो है सोक्रेटिस डायलॉग करके लिखा था। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी शब्दावली का वर्णन किया था, वो था बूट कैंप। बूट कैंप अप्रोच का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, मतलब हर चीज जो बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। तो चाहे वो स्टूडेंट ले चाहे वो टीचर ले, किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर उसे देखा जाए तो वो निश्चित तौर पे लर्निंग को एनहांस करता है। तो वहां पर हम बोलते हैं कि एप्लीकेटिव लर्निंग या ऑल्टरनेटिव लर्निंग को हम बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और तीसरा जो होता है उसे हम मानते हैं कि एक्सटेंशनल लर्निंग या परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग। इसमें हम स्टूडेंट्स को यूजुअली इंकरेज करते हैं कि वो किसी तरीके से या तो रोल प्ले करके या किसी तरीके से उसको ड्रामेटाइज करके उस चीज को और लाइवली बना सके। तो जैसा कि अगर आप लोग समझेंगे कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ही हम कहेंगे कि एक्साइटमेंट नहीं ला पाता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, पर अगर हम उसी इतिहास को हम जैसे रानी लक्ष्मीबाई पढ़ रहे हैं या हम भारत का स्वाधीनता संग्राम पढ़ रहे हैं, तो उसी चीज को अगर हम बहुत ड्रामेटाइज करके या परफॉर्म करके उसको ला सकें तो निश्चित तौर पे स्टूडेंट्स का रिटेंशन बहुत बढ़ सकता है। और वहां पर हम उसको बोलते हैं कि हम उसको एक बहुत गहरे लेवल पे ले जा रहे हैं। इसमें दूसरा तरीका हम जो ले सकते हैं वो हो सकता है कि स्टूडेंट का वाइवा लिया जाए, उससे इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो सर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी कि इस विषय को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सामाजिक विज्ञान के, अगर हम साइंसेस में इसकी बात करें तो परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल लर्निंग में हम लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर अगर वही चीज हमें ऑनलाइन माध्यम से करनी है तो हम कैसे कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें दो एस्पेक्ट हैं। जो एक्सटेंशन लर्निंग होती है उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो सबसे पहले हमने बात की ट्रेडिशनल लर्निंग की जिसमें किताबी ज्ञान की बात की गई है, ऑल्टरनेटिव लर्निंग जिसमें एप्लीकेशन यानी जो आपने किताब में फॉर्मूले पढ़े उनका रियल लाइफ में क्या यूज है, और तीसरी चीज ये है कि क्या हम उस नॉलेज को और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या न्यूटन की लॉ के बाद ग्रेविटेशन एंड हो गया है, उसके बाद उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं है? तो इसमें जो है टीचर्स हैं और जो खासकर ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि अब हम स्टूडेंट्स को किताब के बाहर जो है रेफरेंसेस दे सकते हैं। अब हम उनको बोल सकते हैं कि आप जाके ये आर्टिकल पढ़िए, इसमें लिखा है कि न्यूटन का लॉ जो है बी ऑल और एंड ऑल नहीं था। न्यूटन के लॉ के बाद आइंस्टाइन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया, और उससे स्टूडेंट को इंटरेस्ट आएगा, उसको समझ में आएगा कि जो आज है वो कल नहीं होगा साइंस में, जो कल है वो परसों नहीं होगा। तो मेरे लिए काम करना के लिए बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे जहां की चीजें हैं जिसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो जब इस यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस बेस्ड या एडिशनल लर्निंग या जो एक्सटेंशनल लर्निंग है वो काम में आती है। हम ये देखते हैं कि क्या स्टूडेंट जो है एप्लीकेटिव लर्निंग से भी आगे जा सकता है, क्या वो अपने आप से खुद ही बिना लेसन के एडिशनल रीडिंग करके ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो यहाँ पे जो है मैम ने कहा जैसे कि दो चीजें हैं, एक तो ये कि आप एडिशनल उनको रेफरेंस मटेरियल लर्निंग मटेरियल दे सकते हैं, दूसरा जो है आप यहाँ पे इस पॉइंट पे उनको वर्चुअल लैब्स दे सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट जो है उनके ऊपर भी हमने वर्चुअल लैब्स डाल रखे हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, flexiprep.com पे हमने खुद नहीं बनाए हैं। वहां पे जाके आप वर्चुअल लैब्स काम में ले सकते हैं, स्टूडेंट्स भी काम में ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक के लिए, किसी के लिए भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे जो है ये एक्सटेंशनल लर्निंग है। जब हम लैब्स की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली लर्निंग नहीं है, वो या तो एप्लीकेटिव है या फिर जो है वो एक्सटेंशनल है, यानी कि हमने जितना क्लास में सिखाया है, जितना किताब में लिखा है, उससे एक लेवल ज्यादा हम जो है वहां पे सिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैम ने कहा सोक्रेटिस मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्सटेंशन लर्निंग करने जाएंगे तो स्टूडेंट जो है हमारे अगर सामने नहीं है, वर्चुअली भी हमारे पास है, तो वो चैट पे या ईमेल के माध्यम से सवाल जरूर पूछेगा, वो आपके पास जरूर लौट के आएगा, वो आपसे जरूर पूछेगा कि सर मैंने पढ़ा, वो आइंस्टाइन के बारे में आपने बताया था, वो आपने भेजा था मुझे पढ़ने के लिए, वो मैंने पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग था, उसमें आप क्या ये समझा सकते हैं? तो जब स्टूडेंट इस तरह के सवाल करने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप 100% सक्सेसफुल हो गए अपने लेक्चर में, और उसको पूरी तरीके से आपकी कही हुई बात समझ में आ गई है और इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। जैसा कि हमने समझा, यहाँ पर स्टूडेंट्स की रुचि बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जैसा बदलता दौर है उसकी हिसाब से अगर हम कहेंगे तो हमें ये समझना होगा कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स की रुचि इसमें बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम उसे सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं।
पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एक बहुत मेजर क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि किस तरीके से हम इसको ला पाएंगे। तो उसके मुख्य दो स्वरूप हैं। पहला तो ये है कि आप साइमल्टेनियसली क्वेश्चन पूछें। अब अगर हम जूनियर क्लासेस की बात करेंगे तो वहां पर इस तरीके से रहेगा कि हम ये समझेंगे कि क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है, वो स्क्रीन टाइम नहीं दे पाएगा, तो आप शायद फोन करके ही उससे सवाल पूछ सकें। पर वो क्या होगा, वो सिंक्रोनस लर्निंग होगा, मतलब साथ के साथ वो एकदम रियल टाइम फीडबैक हम कह सकते हैं होगा। दूसरा होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि आपने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए हैं स्टूडेंट्स को, आपने उनको किसी भी माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पहुंचा दिए हैं, या फिर आपने ऑनलाइन जो आपका इंटरफेस है उसके माध्यम से आपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस दिए हैं, और फिर स्टूडेंट्स ने पेपर पे वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसको स्कैन करके वापस भेजा है या आपके सिस्टम पे अपलोड किया है, जिस भी तरीके से किया है, पर वो एक सीक्वेंशियल लर्निंग है, उसमें रियल टाइम इंटरैक्शन या रियल टाइम फीडबैक नहीं होता है। पर ये सब जब चीजों की हम बात करते हैं तो इन सब चीजों से जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। और वो चैलेंजेस मुख्यतः किस तरीके से आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यहाँ पर यह आता है कि सही तरह से कंटेंट डिलीवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि मान लीजिए किसी दिन किसी के घर में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो, किसी के यहाँ इंटरनेट पॉसिबल नहीं हो, तो वो उस दिन आपके लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाएंगे। और टीचर के एंड पे भी अगर हम कहेंगे तो हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स टीचर के एंड पे भी देखी जाए। कई बार टीचर भी मुख्यतः जो लैंग्वेजेस से जुड़े हुए हैं, सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं, वो उतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो वहां पर एक मेजर हम कहेंगे कि हमारे पास एक मेजर लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन को हमें रोकना बहुत जरूरी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है स्टूडेंट की ऑनेस्टी को कैसे मेंटेन किया जाए। सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि आप एग्जाम में जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसमें तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठा के स्टूडेंट को प्रश्न पत्र दे देते हैं, पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, हमने खुद ने जो है हमारा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, इसलिए हमें अच्छे से पता है कि ये बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है, हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड हम टेस्टिंग का देखें तो उसमें क्या होता है। एक बच्चा जो है एक क्लासरूम में जाके बैठता है, वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, वहां पेपर बांट दिए जाते हैं, हर इंसान जो है अपने अपने पेपर जो है कंप्लीट करता है, वहीं के वहीं सबमिट करता है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, एक तरीके से आप देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ही सॉल्व हो रही है। आप सोचिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिलीवरी की, यानी कि आप टेस्ट स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे कैसे। तो स्टूडेंट खुद ही चल के स्कूल आ रहा है तो टेस्ट उसको वहीं दे दिए जाएंगे, बिल्कुल ही ईजी है। दूसरी प्रॉब्लम जो है ऑनेस्टी की और डिस्ट्रैक्शन की, वो अपने आप ही सॉल्व हो गई, क्योंकि वहां इन्विजिलेटर है। 100% आप गारंटी कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है ऑनेस्टली पेपर कर रहे हैं, कुछ ज्यादातर हद तक तो ऑनेस्टली कर ही सकते हैं क्योंकि इन्विजिलेटर उनके वहीं पे खड़े हैं। तीसरी चीज जो है, वापस हम रिस्पॉन्सेज जब स्टूडेंट से लेंगे तो वो लेना भी बिल्कुल आसान है। फिक्स टाइम पीरियड के बाद आप जाके रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं, स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम उस केस में होगी नहीं। और फीडबैक जो है, वापस चूंकि स्टूडेंट आ रहा है, फीडबैक भी उसको स्कूल में आसानी से मिल जाएगा। अब हम जब यही सेम चीज ऑनलाइन मोड में डालने की कोशिश करते हैं तो हमको ये सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि जो चीज पहले बहुत ऑब्वियस थी, जो बिल्कुल ही इजी थी, वो अब इतनी इजी नहीं रही है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है जहां पे टीचर, स्टूडेंट और सारा जो है पेपर वगैरह सब एक जगह पे आ जा रहे हैं। अब वो सब चीजें जो है वर्चुअली हमको एक साथ लेके आनी है। तो उसके लिए जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है जो हमको ध्यान में रखना है वर्चुअल टेस्टिंग में। जो बहुत सारे टीचर्स कंप्लेन करते हैं वो ये है कि हम स्टूडेंट्स की ऑनेस्टी कैसे गारंटी करें। डिलीवरी की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हम टेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज वापस ऑनलाइन मोड में ही जो है हमें वापस मिल जाएंगे। पर एक ऑनेस्टी का एक ऐसा इश्यू है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मोस्टली जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, स्पेशली अगर वो घर से ही बैठ के हो रहे हैं। तो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, खासकर यूएस की, वो इस चीज को जो ऑनलाइन टेस्टिंग वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स जो है वो ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहां जाके रहने की और उस सब की कॉस्ट जो है बहुत प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव होती है। तो इसी चीज को कम करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी यूएस की यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स देती है। अच्छी यूनिवर्सिटीज, MIT, स्टैनफोर्ड जैसी जो नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज है, वो भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स दे रही है और वो ऑनलाइन टेस्टिंग ही करते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं, वो गारंटी करते हैं
कि जिस टाइम पे स्टूडेंट टेस्ट ले रहे हैं उस टाइम पे उनके कैमरास ऑन है और वो कैमरे का जो फीड है उसको सामने बैठ के एक फिजिकली एक इंसान जो है उसको देख रहा है और ये वेरीफाई कर रहा है कि टेस्ट ऑनेस्टली लिया गया है। टेस्ट जो है वो नॉर्मल स्कैन करके या किसी भी तरीके से बाद में सबमिट कर दिया जाता है, पर एक इंसान ये गारंटी करता है, इन्वेजिलेशन वर्चुअली इन्वेजिलेट करता है कि टेस्ट जो है ऑनेस्टली लिखा गया है। अब जाहिर सी बात है कि ये जब 10 या 15 या 20 स्टूडेंट्स में करना है तो ये इजी है, आप एक इन्वेजिलेटर को बैठा सकते हैं। जब ये नंबर हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो ऑनेस्टली उन केस में गारंटी करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी काम में ले सकते हैं, जिसमें वीडियो फीड जो कि स्टूडेंट से आ रहा है उसको हम एक इंसान से एनालाइज करवाने की बजाय कंप्यूटर से एनालाइज करवाएं, जो उसमें एनोमलीज पॉइंट आउट कर दे कि हाँ इस पॉइंट पे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड था, यहाँ पे हो सकता है चीटिंग की संभावना है, और उस पॉइंट को जो है फिर एक इंसान केयरफुली आइडेंटिफाई करके उस स्टूडेंट को या उन कॉपीज को रिजेक्ट कर सकता है। पहली चीज, क्लासरूम सेटिंग में ऑनेस्टी गारंटी करने के लिए टीचर्स जो है क्या कर सकते हैं कि जब उनके पास आंसर शीट लौट के आई है तो कुछ संदिग्ध आंसर्स, कुछ संदिग्ध स्टूडेंट्स के कुछ संदिग्ध आंसर्स के ऊपर वो उन स्टूडेंट्स को कॉल कर सकते हैं और वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आंसर स्टूडेंट ने दिए हैं कि नहीं दिए। तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की बात करें तो वो भी डेफिनेटली पॉसिबल है, वो भी हम कर सकते हैं। और क्लासरूम सेटिंग में छोटी क्लास में 30, 40, 50 स्टूडेंट्स के बीच में अगर हमको एनालाइज करना है और ऑनलाइन टेस्ट के अंदर ऑनेस्टी रखी गई है कि नहीं रखी गई है वो देखना है, तो हम वो भी कर सकते हैं अगर हम, जैसा कि मैम ने कहा, अपनी पुरानी पद्धति यानी कि वाइवा वोस की जो टेक्निक है हमारी पुरानी, उस पर वापस जाए। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। यहाँ पर मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। पहली चीज सर ने कही वो ये है कि आर्टिफिशियल लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, तो निश्चित तौर पे अगर वो सॉफ्टवेयर आपके जो आप टीचिंग लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसमें अवेलेबल है तो निश्चित तौर पे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। एज ए टीचर आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको बहुत ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। पर दूसरी ओर जो लोग उस टेक्निक से अभी तक फेमिलियर नहीं है या उस टेक्निक को अवेल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो आपका दूसरा सुझाव था वो बहुत ही अच्छा था और वो हम बहुत व्यापक रूप से भारतवर्ष में ला सकते हैं। वो ये है क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में आपको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन स्टूडेंट कितना टाइम अटेंड कर रहा है और कितना टाइम क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है। तो उसके बेसिस पे आप ये निकाल सकते हैं कि ये क्लास के संदिग्ध स्टूडेंट्स हैं, और जो संदिग्ध स्टूडेंट आपको लगते हैं उनके जो संदिग्ध आंसर्स हैं जिन पे आपको लगता है कि शायद ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता है, आप उसको कॉल करके इमीडिएटली उस टाइम फ्रेम में देके और उसको एक तरीके से सरप्राइज क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हैं। तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा वो स्टूडेंट ने खुद ने किया है, उसे आता है, या वो उसने कहीं से देख के लिखा है, अपनी रेफरेंस बुक से लिखा है या इंटरनेट से लिखा है। तो वो चीज आप बहुत अच्छे से गारंटी कर सकते हैं। और इसी में जैसा कि हमने बोला था कि जो हमारी पुरानी पद्धति है उसमें 3 चीजों पे बहुत फोकस किया गया था। पहला है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। तो हम किस तरीके से चीजों को सुनते हैं, तो जब ऋग्वेदिक परंपरा की हम बात करते हैं तो उसमें ये चीज कही गई थी कि हम किस तरीके से चीजों को सुनते हैं। फिर दूसरी तकनीक है मनन की, मतलब हम उसको किस तरीके से अपने अंदर उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जो तीसरी महत्वपूर्ण तकनीक है वो है निधि ध्यान। तो निधि ध्यान आसन में ये माना गया है कि वो चीज जो आपने समझी है, वो चीज जो आपने पढ़ी है, उसको आप अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से उतार सकते हैं, उसको आप किस तरीके से आपकी लाइफ में एक परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। तो ये जो तीनों तकनीक है जो कि हमारे ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है, वो अब वापस पुनर्जागृत हो रही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम लर्निंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर 2 प्रमुख चीजें हैं। पहला तो जैसा कि हमने बोला कि डिलीवरी के जो चैलेंजेस हैं कि किस तरीके से कंटेंट दिया जाएगा, किस तरीके से टेस्टिंग किया जाएगा, टेस्टिंग सही टाइम पे हो पाएगा या नहीं। अगर स्क्रीन पे आप पेपर शो कर रहे हैं और स्टूडेंट को कहा गया है कि उस समय पेपर पे वो आंसर लिखे, तो टीचर के पास ये एटलीस्ट फैसिलिटी हो कि वो सारे स्टूडेंट्स को स्क्रीन पे देख सके, वो ये अश्योर कर सके कि सभी स्टूडेंट उस समय सारा ध्यान पेपर पे दे रहे हैं या नहीं, उनके साथ में कोई कॉपी तो नहीं है जिससे वो देख रहे हैं, कोई नोटबुक तो नहीं है जिससे
से वो रेफर कर रहे हैं, या स्क्रीन पे वो कहीं पर सर्च करके इंटरनेट से तो रेफर नहीं कर रहे हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो ये एक बेसिक चैलेंज है जो कि हम सभी फेस कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जो हमारी ऑनलाइन लर्निंग का सिस्टम हुआ है उसमें ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। अब जब हम स्विच कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से ऑनलाइन मेथड्स की तरफ, तो कुछ चीजें तो बिल्कुल आसान है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देते थे, तो अगर आपने वापस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप अपलोड कर सकते हैं, टीचर वहां पे चेक कर सकता है। अगर नहीं, अगर आप उसको ज्यादा सिंपलिस्टिक बनाना चाहते हैं, या हम कहेंगे ज्यादा एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं। जब वस्तुनिष्ठता आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो चीजों की सुगमता और बढ़ जाती है। तो जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन हो सकते हैं, सही गलत ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो सकते हैं, या मैच लिस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। पर ये सब बिल्कुल वही है जो आप ट्रेडिशनल लर्निंग में करते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ माध्यम बदल गया है। एक में आप सीधे पेपर पे कर रहे थे, दूसरे में प्रश्न पत्र मान लीजिए कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को ये कहा जा सकता है कि आप इसका प्रिंट ले लीजिए फिर कर लीजिए। अगर किसी के पास प्रिंटिंग की सुविधा नहीं है तो उसे ये कहा जाएगा कि स्क्रीन पे ये प्रश्न आ रहा है और आप इसके जवाब देते जाइए। तो जैसा कि ये हम समझ रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही आसान स्विचिंग टेक्निक है, पर ये स्विचिंग टेक्निक विभिन्नता रखती है सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स में और ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स में। ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स में जैसा कि सर ने बताया कि वर्चुअल लैब्स, जिसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा करेंगे आगे चल के, और दूसरा है सब्जेक्टिव टेक्निक्स। तो सब्जेक्टिव टेक्निक्स में हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को रोल प्ले के लिए दे सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे आजकल रामायण और महाभारत सब दूर चल रहा है, तो अगर आपने किसी विषय पे स्टूडेंट को पढ़ाया है, मान लीजिए रामायण के बारे में ही पढ़ाया है, तो रोल प्ले का मतलब ये है कि आप 5 स्टूडेंट्स को अलग अलग बोल देंगे कि एक राम बनेगा, एक हनुमान बनेगा, एक लक्ष्मण बनेगा, एक सीता बनेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वो अपने अपने डायलॉग्स खुद प्रिपेयर करेंगे, और जब वो उस चीज को बोलेंगे तो वो उस चीज को और गहनता से समझेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था कि हम भारत के स्वाधीनता संग्राम की बात करें तो जो विषय हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अगर हम रोल प्लेइंग इंट्रोड्यूस करें तो वो निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पर जो ला सकते हैं वो है केस स्टडीज। केस स्टडीज का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से उसकी गहराई में स्टडी करें। मान लीजिए कि अभी दौर चल रहा है सब दूर कोविड-19 का, तो अब कोविड-19 के ऊपर ही अगर स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल एक पेपर लिखने पे दिया है, या एक ऐसे या आर्टिकल लिखने को दिया है जिसमें प्रमुख वायरसेस के बारे में चर्चा की जानी चाहिए, तो केस स्टडी में क्या होगा, वो किसी एक स्पेसिफिक केस स्टडी को लेके, मान लीजिए कि वो 1918 के स्पेनिश फ्लू को लेके कर सकता है, या वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में किस तरीके से वो फ्लू जो है बहुत सिग्निफिकेंटली डेंजरस है, किन एरियाज में वो फ्लू नॉर्मल रूप से देखा गया है, उसके बारे में चर्चा कर सकता है। तो केस स्टडीज में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम उस सब्जेक्ट को व्यापक रूप से तो समझ रहे हैं, पर हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ले रहे हैं जिसकी वजह से हम उसको और बारीकी से किसी एक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो हम सब्जेक्टिव एनालिसिस में देखते हैं वो या तो प्रेजेंटेशन होता है या पोर्टफोलियो होता है। मान लीजिए कि जो संगीत के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो मान लीजिए जैसे ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने स्केचबुक तैयार कर सकते हैं और वो स्केचबुक की स्कैन फोटोग्राफ्स लेके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो वो एक तरीके का पोर्टफोलियो है, एक तरीके का काम है जो आपने पूरे साल में किया है। दूसरी तरफ होता है प्रेजेंटेशन। अब ये चीज आपके ट्रेडिशनल मेथड में भी की जाती थी, पर आप यहाँ पर वापस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या कहते थे, स्टूडेंट्स को कहते थे कि आप पोस्टर बना के लाइए इस टॉपिक के ऊपर। मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि वाटर कंजर्वेशन करना है, तो आप स्टूडेंट से आइडियाज लेते थे, उनको बोलते थे कि एक पोस्टर बना के लाइए, उस पोस्टर पे समझाइए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप पोस्टर बनाइए और फिर वो उस पोस्टर को वहां पर खड़े होके समझा सकता है वीडियो कॉल के तहत। तो वो भी एक तरीके का टेक्निक है जो आप इस चीज को एश्योर कर रहे हो कि स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा है। हमारा यहाँ पर मुख्य फोकस क्या है, जब स्टूडेंट रोज स्कूल में आ रहा है, वो रोज होमवर्क कर रहा है, तो आप बहुत आसानी से इस चीज को एश्योर कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितना रेगुलर है, और हर स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम बहुत सहजता से आप निकाल सकते हैं क्योंकि आप दिन भर उस स्टूडेंट के साथ हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब क्योंकि
ऑनलाइन करिकुलम के चलते पहली चीज तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है शुरुआत में ज्यादा रखा गया था, अब कम कर दिया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो मान लीजिए कि जहां टीचर स्कूल में 8 से 2 स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, अब वो मान लीजिए कि 9 से 11 ही इंटरेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ 2 घंटे का इंटरेक्शन है। तो टीचर के लिए भी ये चीज डिफिकल्ट हो जाती है कि 2 घंटे में वो कितने स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से समझ पाए। तो जब हम प्रेजेंटेशन या इस तरीके की चीज करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि हर स्टूडेंट अपने घर पे एक्स्ट्रा आवर्स दे रहा है, जो यहाँ पर ऑनलाइन में आधा घंटा पढ़ाया गया है उसके तहत वो वहां पर एटलीस्ट 1 या 2 घंटा स्पेंड कर रहा है, उसने वहां पर कुछ मेहनत की है। सर, मैं आपसे इस बारे में थोड़ा और जानकारी लेना चाहूंगी। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली। इसमें एक चीज और भी जो देखने की वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब आप ऑनलाइन टेस्टिंग में या ऑनलाइन मोड में आप शिफ्ट होंगे तो आप रियलाइज करेंगे, क्योंकि हम ये चीज बहुत समय से कर रहे हैं, हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में जो है इतने कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो आप कुछ स्टूडेंट्स देखेंगे, कुछ अगर आप अगर सेम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में, तो आप ये इमीडिएटली नोटिस करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन मोड में बहुत शाइन करते थे, यानी कि बहुत आगे खड़े रहते थे, बहुत जवाब देते थे, वो ऑनलाइन में पीछे हटते जा रहे हैं। और उन स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए, क्लास में वापस इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ाने के लिए आपको जो है ये जरूरी है कि उनसे जो है इस तरह के प्रेजेंटेशन या केस स्टडीज करवाएं। न सिर्फ करवाएं, जैसा कि मैम ने कहा, उनके बेसिस पे मार्क्स भी दें, क्योंकि अंततः हमें ये देखना है कि अगर वो कोई टॉपिक पे प्रेजेंटेशन कर सकता है, कोई केस स्टडी पे बना सकता है, तो वो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानता है। और ये केस स्टडीज और प्रेजेंटेशंस, ये सब रोल प्लेइंग, ये सब सिर्फ जो है सोशल साइंसेस में इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे टाइम में जो हम पढ़ते थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है केस स्टडी हुआ करती थी एसी और डीसी करंट के बीच में। लड़ाई जो हुई निकोल टेस्ला और एडिसन के बीच में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, आप उसको रोल प्ले की तरह करवा सकते हैं। पर जो स्टूडेंट इतना जो है इन्वॉल्व है कि एसी में और डीसी में अच्छे से समझ रहा है कि क्या हिस्ट्री है एडिसन की और क्या हिस्ट्री है टेस्ला की, वो उस चीज में इतना अच्छे से जो है उस इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको इतना इंटरेस्ट आएगा कि एसी और डीसी करंट तो वो चुटकियों में समझ जाएगा। बिल्कुल सही सर। तो जैसा कि हमने समझा कि ना सिर्फ हम सब्जेक्टिव में, पर जो विषय वस्तुनिष्ठ हैं जैसे गणित और विज्ञान, उसमें भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब जब हम एप्लीकेटिव की बात करते हैं तो गेम्स और वर्चुअल लैब्स, अब यहाँ पर हम एक चीज बहुत अच्छे से समझेंगे कि गेम्स जो है वो बच्चों को बहुत ही एंटरटेनिंग लगते हैं, पर ये गेम्स फिजिकल स्कूल में बहुत मुश्किल है। फिजिकल स्कूल में जब आप बात करते हैं तो गेम्स के माध्यम से आप सही में पीटी क्लासेस की बात करते हैं या जो गेम का पीरियड है, जो आपके स्पोर्ट्स का पीरियड है, उस पर आप डिवोट करते हैं। पर यहाँ पर हम जो गेमिंग है उसको, चाहे आप सोशल साइंसेस की बात करें या आप साइंसेस की बात करें, उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सोशल साइंसेस में जैसे हम बोले तो आप एक मैप लाके रख सकते हैं और स्टूडेंट के लिए एक पजल बना सकते हैं कि बताइए कि मान लीजिए कि हिमालय कहाँ पर है। तो आप जब एक 3D मैप ला रहे हैं या एक 3D इमेज वहां पर ला रहे हैं और स्टूडेंट को इंटरेक्ट करवाने के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा बताइए कि आपके पेरेंट्स मान लीजिए कि किस शहर से हैं, तो वो उस स्टेट को समझेगा, पहले उस राज्य को समझेगा, फिर उस शहर को समझेगा। तो ये एक तरीके का गेम है जो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसी तरीके से हम समझेंगे कि गणित में कैसे हम गेमिंग को और इंटरेस्टिंग तरीके से ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये सब चीजें जो हमने बताई हैं, गेम्स, लैब्स, प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रेजेंटेशंस हैं, ये लर्निंग के भी पार्ट है और ये असेसमेंट के भी पार्ट है। ये दोनों में ही इनका यूज है। यहाँ पे हमारे जो आज का फोकस है वो असेसमेंट है, तो डेफिनेटली आप इसको जो है न सिर्फ लर्निंग के लिए काम में लीजिए, बल्कि बेशक इनको असेसमेंट के लिए भी काम में लीजिए। गेम्स जो है वो मैथ्स में तो बहुत डायरेक्टली उनका जो है रोल है। आप जो है स्टूडेंट को जो है टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है। टीम्स में उनको डिवाइड कर दीजिए, हर टीम में जो है क्वेश्चन दीजिए, क्या वो गिवन टाइम में, जो कि ऑनलाइन में बहुत आसानी से रखा जा सकता है ध्यान, जिसका क्या वो आंसर कर पाते हैं। ऐसे जो है गेम्स हम बहुत सारे हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हम स्टूडेंट्स को खिलाते ही हैं, आज भी खिला ही रहे हैं। तो गेम्स जो है जो स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो बहुत आगे बढ़ बढ़ के इनका जवाब देते हैं। और ऑनलाइन में इसमें हमने देखा है कि ज्यादा इंटरेक्शन मिलता है करने को, जो कि ऑफलाइन में इतना नहीं होता है। वर्चुअल लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब्स जो है वहां पे इक्विपमेंट बहुत सारा कांटेक्ट में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट टच करते हैं, तो वो अभी अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम की वजह से फिजिबल नहीं हो पा रहा है। तो लैब्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट की लर्निंग का, वो उनसे अभी वो वंचित रह रहे हैं।
तो वर्चुअल लैब्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आप ये देखिए कि हम फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइट के ऊपर या हीट के ऊपर, या केमिस्ट्री में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं बायो में, तो उनको वर्चुअल लैब्स के जरिए जो है स्टूडेंट के सामने ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें कोई एलॉबरेट जो है टेक्निकल सेटअप की जरूरत हो। वर्चुअल लैब बहुत सिंपल हो सकती है, यानी कि आप जो है एक टीचर जो है खुद 2-3 केमिकल लेके, या मैथ्स में मान लीजिए ज्योमेट्री का जो है एक सेट लेके स्टूडेंट को जो है ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स वही चीज अपने यहाँ पे रेप्लिकेट करें, फिर उनसे जो है उसी के बेसिस पे हाथ के हाथ जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो वर्चुअल लैब का मतलब यह है कि जो चीज आप लैब में करते थे उसको या तो किसी प्रकार से आप कंप्यूटर पे करिए टेक्नोलॉजी की मदद से, या स्टूडेंट्स को जो है टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके वही चीज सेम चीज बताएं। मैथ्स में भी जैसा कि मैम ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि वो चीज कंप्लीटली मिसिंग ना हो जाए, क्योंकि लैब्स तो अब वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए इंस्ट्रक्शन में ही हमको किसी प्रकार से जो लैबोरेटरी या जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है उसको अब लेके आना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे हमको इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही शुरुआत में कि हम यहाँ पर इस चीज पे जो टेक्निक्स पे फोकस कर रहे हैं ये सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं है, ये असेसमेंट के लिए भी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस चीज को बांधना चाहूंगी। जब हम असेसमेंट्स की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। समेटिव का मतलब होता है कि ईयर एंड असेसमेंट, आपने क्वार्टरली एग्जाम ले लिया, फाइनल एग्जाम ले लिया, तो वो समेटिव असेसमेंट होता है। पर जब हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें धीरे धीरे समेटिव से फॉर्मेटिव की तरह आना पड़ेगा। तो फॉर्मेटिव की तरफ जब हम आते हैं तो हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर या एक अध्याय पूरा पढ़ा दिया है स्टूडेंट्स को, उस अध्याय के बाद उस अध्याय से जुड़े हुए प्रश्न आपने करवाए हैं, वो अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं। जैसा कि हमने बात की, गेम्स की तरह हो सकते हैं, वर्चुअल लैब्स की तरह हो सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, या एमसीक्यू ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वहां पर हम ये देख रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को समझ में आ गया है या नहीं। जैसे ही हम समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, हम स्विच करते हैं अगले टॉपिक पे और फिर अगले टॉपिक पे। तो हम यहाँ पर इस फोकस से धीरे धीरे हट रहे हैं कि हम ईयर एंड असेसमेंट पे ज्यादा बल दें। हम ये माने कि लास्ट के पेपर में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे हम उसको प्रमोट करें या नहीं करें। इसकी जगह हम इस चीज पे फोकस करें कि उस स्टूडेंट की ईयर लॉन्ग लर्निंग हुई है या नहीं, वो साल भर निरंतर उस चीज को अच्छे से समझ पाया है या नहीं। तो वापस मैं यहाँ पर ऋग्वैदिक समय पे जाना चाहूंगी। तो ऋग्वैदिक समय में भी जब ऑनलाइन लर्निंग, जब ओरल लर्निंग पे बल दिया जाता था, तो जब ओरल लर्निंग की जाती थी तो वहां पर भी स्टूडेंट्स को 3 हिसाब में या 3 कैटेगरीज में कहा जाता था। तो पहला था महाप्रज्ञम। महाप्रज्ञम का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स की एबिलिटी बहुत अच्छे से निखर के आ रही है, मध्यम और अल्प। तो मध्यम मतलब जो बीच में है, और अल्प मतलब जिनकी एबिलिटी उतनी निखर के नहीं आ रही है। तो जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो आप इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट्स की एबिलिटी बहुत अच्छे से निखर के आ रही है और कौन से स्टूडेंट्स की एबिलिटी अच्छे से नहीं निखर के आ पा रही है। तो मान लीजिए आपने पहला अध्याय करवाया, उसमें क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एबिलिटी बहुत अच्छे से निखर के नहीं आई है। तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि उन 10 को अल्प से मध्यम तक कैसे लाया जाए, और उसके अगले अध्याय में उन मध्यम वालों को कैसे महा तक लाया जाए, मतलब कैसे हाई एबिलिटी पे लाया जाए। तो ये जो स्विचिंग है, ये इस चीज को इंश्योर करेगी कि सारे ही स्टूडेंट्स एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आकर रुकते हैं और सारे ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि ये पूरा साल जो स्टूडेंट्स का निकल रहा है, मान लीजिए कि अगर ये पूरा साल ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे निकलता है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जब वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे प्रमोट हो तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड का कोर्स जो है उनको बहुत डिफिकल्ट लगने लगे, बहुत चैलेंजिंग लगने लगे। तो उसके लिए ये एंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो वो पढ़ रहे हैं वो निरंतर रूप से उनकी लर्निंग को एसिमुलेट करते हुए चलता जा रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि फॉर्मेटिव लर्निंग या हर सेक्शन के साथ लर्निंग जो है वो यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो अगली जो हम बात करते हैं वो ये है कि किस तरीके से हम विभिन्न लर्निंग टेक्निक्स ला सकते हैं। देखिए जो है इसमें यहाँ पे जो है हम इस बात पे फोकस करेंगे कि लर्निंग और असेसमेंट किस किस तरीके से हो सकते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि ये सब तरीके आप लर्निंग में भी काम में ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप असेसमेंट में भी काम में ले सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स असेसमेंट या ड्रॉप बॉक्स लर्निंग एक तरीका होता है जिसमें हम स्टूडेंट को असाइनमेंट दे देते हैं, वो जो है बाद में हमको ड्रॉप बॉक्स में यानी कि एक डब्बे के अंदर डाल के वो अपने असाइनमेंट जो है सबमिट वापस हमारे को कर देते हैं। ये
ऑनलाइन में भी ये तरीका हो सकता है और ऑफलाइन में तो हम यही तरीका काम में लेते थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी जो है इसमें उन्होंने होमवर्क किया है वो टीचर को वापस बताते थे, उनको मार्क्स मिल जाते थे। तो वो सेम चीज जो है ऑनलाइन में ड्रॉप बॉक्स के नाम से जानी जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ध्यान देनी चाहिए, जो कि हम ऑनलाइन में जो है हम ज्यादा कर सकते हैं, वो होती है डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब यह है कि हम स्टूडेंट्स को खुद ही बढ़ने दें कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। इसमें हम जो है ये गारंटी करते हैं कि एट द एंड ऑफ ईच क्लास, यानी कि हर क्लास के बाद में आप स्टूडेंट को खूब सारा रेफरेंस मटेरियल दे रहे हैं, एडिशनल लर्निंग मटेरियल दे रहे हैं जो वो अपने हिसाब से पढ़ सकें, और उसके बाद में आके नेक्स्ट क्लास में आके आपको आपसे यानी टीचर से उन सब चीजों के बारे में और एडिशनल क्वेश्चनिंग कर सके। इसको बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट अपना रास्ता खुद ही निकाल रहा है। वो बेसिक कंटेंट में तो मास्टर है ही, वो तो डेफिनेटली एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ही, पर उसके अलावा वो खुद से ही नई नई चीजें ढूंढ रहा है और उसमें और सीखता चला जा रहा है। थ्रेडेड डिस्कशंस का मतलब ये होता है, ये पीयर लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, थ्रेडेड डिस्कशंस और चैट रूम। इसमें जो है टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर या मॉडरेटर की तरह जो है होता है, और फिर वो जो एनकरेज करता है कि स्टूडेंट्स ग्रुप में किसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे जो है आप डिस्कशन करेंगे, स्टूडेंट्स जो है डिस्कस करेंगे, आप उनको ग्रुप में बांट सकते हैं। उन डिस्कशन के बेसिस पे आप मॉडरेट करेंगे उन डिस्कशंस को, और उसके बेसिस पे उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि किसका कितना नॉलेज है। चैट रूम में भी ये सेम एस्पेक्ट है। चैट रूम जनरली जो है वो ग्रुप्स में नहीं होते हैं, उसमें डिस्कशंस जो है एक के नीचे एक के आंसर के ऊपर दूसरा आंसर और कोई चीज ऐड नहीं कर सकता है। उसमें थ्रेडेड डिस्कशन में हम जो है एक ही के आंसर के ऊपर दूसरे लोग और कमेंट कर सकते हैं, उसको थ्रेडेड बोलते हैं। जब आंसर का एक ही लेवल हो, यानी कि मैंने जवाब दिया फिर किसी और ने फिर किसी और ने, उसके बाद जो है उसमें और कोई लेवल नहीं है, और उसको हम चैट रूम बोलते हैं। तो ये दोनों ही जो है थ्रेडेड डिस्कशन और चैट रूम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे ऑनलाइन मोड में, जहां स्पेशली बड़े बच्चों के साथ आप इनको काम में ले सकते हैं और आप उनको खुद ही डिस्कवर यानी आपस में, आप जिसमें आपसे मॉडरेटर है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपसे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, आप उनको खुद ही ग्रोथ की पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तीसरी चीज जो होती है वाइवा वॉस। वाइवा वॉस जो है हमने देखा, जिसमें जो है टीचर स्टूडेंट्स को फोन करके 1-on-1 इंटरव्यू लेते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि किसकी कितनी डेप्थ है। हमने जो है ओवर द इयर्स अनफॉर्चुनेटली इस टेक्निक को बिल्कुल ही जाने दिया है, जबकि ये टेक्निक हमारे एंशिएंट काल में और इवन ग्रीक जो एजुकेशन थी, जो कि दो बहुत ही अच्छी एजुकेटेड सोसाइटीज थी, ग्रीक और जो हमारा आर्यन, जो हमारा हिंदू सिविलाइजेशन, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो दोनों ही बहुत एजुकेटेड, एजुकेशन में बहुत आगे थे। दोनों ही वाइवा वॉस पे बहुत बल देते थे, ओरल लर्निंग पे बहुत बल देते थे, पर हमने इसको कहीं पीछे छोड़ दिया है। वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में इसको हमने जाने दिया है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें जो है स्टूडेंट्स जो वीक होते हैं, खासकर उनका सब्जेक्ट में हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। 1-on-1 हम गारंटी कर सकते हैं कि कोई भी इंसान पीछे नहीं रहे। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कहना चाहता हूँ, जो अच्छा स्टूडेंट है वो मोस्ट लाइकली लाइफ में अच्छा कर ही लेगा। जो मीडियम स्टूडेंट है और जो वीक स्टूडेंट है, हम एज ए टीचर्स, टीचिंग कम्युनिटी को ये इंश्योर करना है कि वो भी आगे आए, वो भी आगे बढ़े, और उसी में हमारा सिस्टम कितना सक्सेसफुल है ये देखा जाएगा। तो इन सब में जो है वाइवा वॉस मेरे हिसाब से पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसमें टीचर 1-on-1 स्टूडेंट्स को, खासकर वीक स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकता है, और जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स है उनको पाथ फाइंडिंग, उनको डायरेक्शन दे सकता है कि वो और अच्छा करें। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोजेक्ट्स, जो कि वापस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बच्चे जो होते हैं उनके अंदर आप बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन जो है उनके मार्किंग का, उनके टोटल जो आप मार्क्स दे रहे हैं उसका बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन प्रोजेक्ट को दे सकते हैं, जिसमें वो किसी भी चीज पे इंडिपेंडेंटली स्टडी करें और उसके बेसिस पे या तो प्रोग्राम लिख के लाएं, या जो है सोशल साइंस है तो कोई प्रोजेक्ट बना के लाएं और उसको फिर जो है सबमिट करें। अपने लेवल पे उनको इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, अपने लेवल पे उनको उसको एनालाइज करना है, और अपने लेवल पे जो है उसको प्रेजेंट करना है। इसमें जो है ना तो बुक का कोई यूज है, ना इसमें जो है टीचर की गाइडेंस उनको मिलेगी। ये प्योरली जो है इंडिपेंडेंट जो है, इंडिपेंडेंटली वो करेंगे, ग्रुप में भी कर सकते हैं और साथ में भी यानी इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वापस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको जो है हो सकता है कि वाइवा वो सब प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करना पड़े, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स जो काम सबमिट कर रहे हैं वो उनका खुद का ही है। अनफॉर्चुनेटली ये हमें हर पॉइंट पे, क्योंकि अब स्टूडेंट जो है स्कूल नहीं आ रहे हैं, फिजिकली उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम उन पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अब ये बहुत जरूरी है कि हम जो है हर पॉइंट पे उनसे पर्सनल कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करें, उनको जो है टच में रखें,
ताकि जो है ऐसा ना हो कि वो जो काम सबमिट कर रहे हैं वो किसी और का हो, या कोई प्रॉब्लम उस तरीके की चीटिंग की या उस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आने लग जाए। तो ये सारे मेथड आप काम में ले सकते हैं। ये सारे ही असेसमेंट के तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले समय में होंगे। सर ने जो बात कही उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि वाइवा पोस्ट का जो तरीका है, इसमें हमें एक चीज बहुत अच्छे से इंश्योर करना है। मान लीजिए कि आपने किसी स्टूडेंट का वाइवा लिया और उसको कुछ सवाल नहीं आते हैं, आपने 10 सवाल पूछे, मान लीजिए वो 8 का जवाब नहीं दे पाता है, तो एज अ टीचर आपकी ये मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पे इस चीज पे नाराज नहीं हो सकते कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, और आप अपना गुस्सा उस स्टूडेंट पे नहीं निकाल सकते हैं। बट आपको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो बचे हुए 8 सवाल जो वो नहीं कर पाया है उसको वो किस तरीके से बेहतरीन कर पाएगा। तो वो चीज आप कैसे इंश्योर करेंगे, वो आपका पेशेंस भी वहां पर बहुत जरूरी है एज अ टीचर, क्योंकि निश्चित तौर पे डिफिकल्ट समय है। हर टीचर अपने जो एक कंफर्टेबल जोन था उसमें से बाहर निकल के दूसरे तरीके से चीजों को करना चाह रहा है। तो किसी पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि टीचर के लिए भी वो चीजें मुश्किल सिचुएशंस हो, तो वहां पर टीचर को बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरीके से स्टूडेंट को आप आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए, जब डिस्टेंट इंटरैक्शन होता है तो चीजों का मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है। मान लीजिए कि टीचर ने किसी और चीज पे डांटा है और गुस्सा किया है, स्टूडेंट उसका गलत इंटरप्रिटेशन भी निकाल सकता है, तो वो यूजुअली क्लास के इंटरैक्शन में नहीं होता है। तो वो जो डिस्टेंस की इश्यूज आते हैं वो हमें यहाँ पर बहुत संभल के चलना होगा, और हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए आपने किसी एक स्टूडेंट को आज डांटा है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि कल वो क्लास में है और वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके लिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्लास में है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अगली चीज है कि हम स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस और उनके ओपिनियंस लेना चाहेंगे। हर जगह यहाँ पर हम क्रिएटिव थिंकिंग पे ज्यादा बल देंगे। तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर हम इसी चीज को लेके चलते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं, तो आप स्टूडेंट से ओपिनियन ले सकते हैं कि जो आउटडोर स्पोर्ट्स वो नहीं खेल पा रहे हैं वो उनको अपने घरों में किस तरीके से आउटडोर स्पोर्ट्स की तरह ला सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज, स्टूडेंट्स के ओपिनियंस हम ले सकते हैं, फिर उन्हीं रिस्पॉन्सेज, उन्हीं ओपिनियंस को लेके हम उसको एक डिस्कशन की तरह आगे बढ़ा सकते हैं। तो 10 स्टूडेंट्स ने अपने अपने ओपिनियन दिए और फिर आप डिस्कशन कर सकते हैं। एक स्टूडेंट बोलेगा कि हाँ मेरा ओपिनियन इस तरीके से जाता है, दूसरा बोलेगा नहीं मेरा जो ओपिनियन है वो इस तरीके से आ रहा है। तो फिर टीचर समझा सकता है कि नहीं, इन दोनों ओपिनियन को अगर हम साथ में लेके चले तो हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण जो चीज है वो है रीसेंट अपडेट। आजकल के युग में हम ये देखेंगे कि पुराने समय में अगर आप कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लेके चल रहे हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा लेके चल रहे हैं तो बहुत बेसिक सवाल आते थे। भारत किस वर्ष में भारत की किस वर्ष में स्वाधीनता हुई, या किस वर्ष में भारत गणतंत्र हुआ, तो ये बेसिक सवाल आते थे। तो स्टूडेंट्स को फैक्ट्स याद करने होते थे और फैक्ट्स लिख देने होते थे। पर आज का जो बदलता स्वरूप है, मान लीजिए कि कोई पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज है तो उसमें पर्यावरण के बेसिक फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि रिसेंट क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को हर मोमेंट पे ये अपडेट करना कि दुनिया में आज क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है, और वो टीचर की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लास लेते समय इस चीज पे बल दे कि वो अपने वही पुराने लेक्चर्स को रिपीट दर रिपीट, साल दर साल रिपीट ना करें, और उसमें हर साल या हर दिन मान सकते हो आपके कोई नई घटना हुई है उसके आधार पे उस चीज को जोड़ के उस क्लास को और अपडेटेड रखें या और अपडेटेड रूप से समझाने की कोशिश करें। ठीक है। अगला होता है सेल्फ टेस्ट, जिसमें आप स्टूडेंट्स को इस चीज में मोटिवेट करते हो कि किस तरीके से आप वही टेस्ट बार बार ले सकते हो और आप अपनी ऑनेस्टी बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स को हमें इस चीज पे हर क्षण रियलाइज करवाना है कि अगले साल आपको वापस स्कूल आना है, अगले साल आपका वापस वही ट्रेडिशनल तरीके से असेसमेंट होने वाला है। तो इस साल अगर आपने गड़बड़ की है तो अगला साल आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो क्या पता ये एक तरीका है जो शायद कारगर हो सके। तो अगला हम बात करते हैं जूनियर लर्नर्स की। तो सर आपका क्या मानना है कि जूनियर लर्नर्स में और सीनियर लर्नर्स में किस तरीके से विभिन्नता देखी जा सकती है? देखिए, बच्चे जो होते हैं वो जनरली ऑनलाइन, सबसे पहले तो उनके वहीं पे जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो ऑनलाइन से इतना फेमिलियर नहीं होते हैं। कि छोटे बच्चे को अगर आप बोलेंगे
कि आप जाके ऑनलाइन कोई क्वेश्चन आंसर्स करिए या टेस्टिंग करिए तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। उनको आप प्रोजेक्ट्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे सकते, यानी प्रोजेक्ट के बेसिस पे ज्यादातर मार्क्स आप उनको नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स भी इतने अच्छे से हो सकता है नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे जो है आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत सारा काम उनसे इंडिपेंडेंटली नहीं करवा सकते हैं। आप उनको बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली चैलेंज है इसलिए उनका बहुत सारा ऑनलाइन भी उनका असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्राइमरी ग्रेड है या उससे नीचे जो है, उनको अगर हमें असेस करना है, उनको देखना है कि वो क्या सीखे हैं, तो आखिर हम करें कैसे। तो उसके लिए जो है हम वापस बार बार जो एम्फेसाइज कर रहे हैं वो ये है कि उसके लिए वापस हम ओरल टेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, छोटे बच्चे क्योंकि वो घर में उनकी लर्निंग बढ़ गई है, आप उनके पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जो लर्निंग है वो एक पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में जो है एक बेसिकली संबंध है, मतलब वो म्यूचुअली जो है इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट सीख रहे हैं कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कंटेंट पे तो जो है पेरेंट्स ज्यादा मदद नहीं कर पाए, यानी कि इंग्लिश वगैरह हो सकता है उनको मैथ्स वगैरह नहीं आती हो, तो वो उसमें आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। पर ये इंश्योर कर सकते हैं वो कि डेफिनेटली अगर आपने बोला है कि उस टाइम पे क्लास है या उस टाइम पे उनका ओरल एग्जाम है, तो उस टाइम पे वो गारंटी कर सकते हैं कि वो फोन उनके पास है और वो उस फोन पे जो है वो रीचेबल है, आप उनको फोन कर रहे हैं तो वो बैठ के ढंग से जवाब दे रहे हैं। तो वो सब चीजें जो है पेरेंट्स आपकी उस समय हेल्प कर सकते हैं। और ओरल एग्जाम्स या ओरल टेस्ट जो है छोटे बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे सर ने जो कहा वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर हम एक और चीज समझेंगे कि जैसे कि हमने बोला टेक्नोलॉजिकल फेमिलियरिटी, तो बच्चे जो हैं वो हो सकता है कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ पाए, कंप्यूटर के सामने वो उतना इंटरेस्ट शो ना करें, तो ये चीजें आप फोन पे कर सकते हैं। टीचर 1-on-1 कॉल कर सकता है, स्टूडेंट्स को फोन करके क्वेश्चंस दे सकता है। और जैसा कि सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, एजुकेशन जो है बहुत ही प्राथमिक रूप से, प्राथमिक दौर से जब हम समझेंगे तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, टीचर जो होता है वो एक सरोगेट पेरेंट की तरह है। तो यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि ना सिर्फ वो एक सरोगेट पेरेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, वो साथ में जो है एक डिटेक्टर फ्रेंड भी है। वो लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट बहुत ऑनेस्टली अपने काम कर रहा है या नहीं, और वो लगातार एक आंख स्टूडेंट के ऊपर रख रहा है। तो ये एक चीज जो हम कहते हैं टीचर पेरेंट रिलेशनशिप है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में हम बोलते थे कि पीटीएम करवाया जाता है, पेरेंट टीचर मीट करवाया जाता है, शायद जो हमारा बदलता दौर है उसमें उसकी जरूरत पड़े ही ना, क्योंकि पेरेंट को भी लगातार पता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है और टीचर को भी उसी समय पे पता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है। तो वो जो एक पॉइंट होता था ट्रेडिशनल लर्निंग में, जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स मिलके ये समझते थे कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, शायद वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और धीरे धीरे हम इस चीज की तरफ समझते जाएंगे कि जो टीचर है उसका रोल पहले के दौर से अब और ज्यादा गहरा और ज्यादा व्यापक होता जा रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पर जब हम सीनियर लर्नर्स की बात करते हैं तो थोड़ी सी चीज यहाँ पर अलग हो जाती है। सीनियर लर्नर्स में हम इंडिपेंडेंट लर्निंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे फोकस करते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसमें ओपन बुक एग्जाम्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आजकल की जो न्यूज में चल रहा है वो आप सब को विदित होगा ही, पर ओपन बुक एग्जामिनेशन ट्रेडिशनल फॉर्म में हो या ऑनलाइन फॉर्म में हो, एक बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका है यह इंश्योर करने का कि स्टूडेंट ने पढ़ा है या नहीं। किस तरीके से ये हो सकता है? ये इस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए कि आपकी किताब है जो हर स्टूडेंट के पास है, उसमें 20 अध्याय हैं। मैंने 5वें अध्याय के 6ठे सेक्शन में से एक प्रश्न पूछा है, पर अगर स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि ये 5वें अध्याय के 6ठे सेक्शन में से है, तो वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो उस चीज को आंसर नहीं कर सकता है। तो ओपन बुक एग्जाम ये इंश्योर करता है कि एटलीस्ट स्टूडेंट ने वो किताब पढ़ी है। अगर वो किताब पढ़ी है तो उसका लर्निंग आउटकम मीट हो गया है, तो आपको आगे असेसमेंट्स को और जो हम कहते हैं एंड टर्म असेसमेंट पे फोकस देने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंडिपेंडेंट रिसर्च। सर मैं आपसे इस बारे में और गहरी रूप में इसको समझाना चाहूंगी। देखिए, बड़े बच्चों में जहां तक बात करी जाए तो जैसा कि मैम ने कहा, उनको इंडिपेंडेंटली लर्न करने की हमको जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम उनमें वो चीज डेवलप कर सकें कि वो किताब के बाहर भी इंफॉर्मेशन अपने आप से ढूंढ सकें, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो किसी लाइब्रेरी में जो भी उनके नियरेस्ट हो वहां जाके लाए, या फिर जो है अगर उनके पास सुविधा हो तो किंडल वगैरह जो है कोई डिवाइस हो तो उस पर बुक लेके उसको पढ़ सकें।
पर हमें ये देखना है कि ओपन बुक एग्जाम, जो जैसा कि मैम ने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपन बुक एग्जाम में हमारा मतलब ये नहीं होता है कि हम ऐसे प्रश्न ढूंढने की कोशिश करें जो बुक में मिले ही ना। ऐसा मतलब नहीं होता है ओपन बुक एग्जाम का कि हम उसको चैलेंज नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट को कि ढूंढ के लाओ। कहां से ढूंढ के लाते हो, इसका जवाब मिलेगा ही नहीं तुमको। इसका मतलब ये नहीं है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि बुक आपके पास है, उसको आप रेफरेंस की तरह काम में ले सकते हैं। पर जैसा कि मैम ने कहा, अगर हमने प्रश्न पत्र ढंग से बनाया है तो वो इतने सारे टॉपिक को छू के निकलेगा कि जो प्रश्न है वो इतने सारे टॉपिक को छू के निकलेंगे कि अगर वो उस एग्जाम को देने के लिए बुक पढ़ रहा है तो भी वो पूरी बुक पढ़ ही लेगा, यानी कि उसका लर्निंग आउटकम मीट हो ही गया है। ठीक है, तो ओपन बुक एग्जाम तो हम इस तरीके से कर सकते हैं और बड़े बच्चों में बहुत कारगर है, खासकर अगर आपने उनको 2 या 3 बुक्स दे रखी है रेफरेंस के लिए। तो इंडिपेंडेंट रिसर्च में जो है हम उनको एक ऐसी प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए जिसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो वो नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट है और हम उसको एक क्वांटम मैकेनिक्स की एक छोटी सी प्रॉब्लम देके भेजें, तो अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, पर वो ये बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करेंगे, यानी कि इसमें कौन कौन से जो है रिसर्चर्स पहले काम कर चुके हैं, है ना। आप सिंपल ले लीजिए, एटॉमिक मॉडल ही ले लीजिए। आप एटॉमिक मॉडल के ऊपर ही रिसर्च करिए, तो उसमें आपको बोर का बताना पड़ेगा, रदरफोर्ड का बताना पड़ेगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताना पड़ेगा। इस तरीके से विभिन्न जो है 10-15 जो है चीजें जो है एटॉमिक मॉडल से जुड़ी हुई है ना, हाइब्रिडाइजेशन, वो सब चीजें आप समझाएंगे तो ही आप जो है एटॉमिक मॉडल के जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा समझ पाएंगे। तो इसमें हो सकता है कि सारी चीजें उसके बुक में एट अ गिवन लेवल एंड एट अ गिवन क्लास नहीं हो, और उसको हम एनकरेज कर रहे हैं कि आप अक्रॉस क्लासेस जाओ, अक्रॉस लेवल जाओ और इंडिपेंडेंटली सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करके लाओ। और आप देखिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट किसी एक चीज पे, फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक मॉडल पे ही, अगर वो इंडिपेंडेंटली अपनी पूरी रिसर्च कर लेता है तो उसको उस चीज में इतना इन्वॉल्वमेंट, उसको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो आपसे आगे बढ़ के जब आप नेक्स्ट टाइम वो क्लास में पढ़ाएंगे वो जरूर पूछेगा, है ना। बेशक आप इन सब चीजों पे जो है मार्किंग करिए, उसके इंडिपेंडेंट रिसर्च जो उसने पेपर लिखा है उस पर आप ही मार्किंग करिए। तीसरी चीज जो हो सकती है जिसमें जो आप कर सकते हैं, जिसमें टीचर के इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है, हम स्टूडेंट से बोले कि वो इंडिपेंडेंट रिसर्च करे, उसमें जो है वो पेपर बना के लाए, और उसके बाद हम रिव्यू नहीं करेंगे एज ए टीचर्स, हम उस पर देखेंगे भी नहीं, हम जो है उसको पीयर रिव्यू के लिए दूसरे स्टूडेंट्स को दे देंगे। अब दूसरे स्टूडेंट्स ही उस पर मार्किंग करके उसमें और चीजें ऐड करके कि आपने ये मिस कर दिया, आप यहाँ पे ये और डाल सकते थे, वो ही लेके आएंगे। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हम एक स्टूडेंट से एक टॉपिक तो करवा रहे हैं, पर हम सारे स्टूडेंट्स से सारे ही टॉपिक करवा रहे हैं, यानी कि सारे स्टूडेंट्स की सभी चीजों में एक्सपर्टीज लगभग हो ही रही है। निश्चित तौर पे सर ने जैसा कि कहा, सबसे बेहतरीन तरीका हम सीनियर लर्नर्स में जो देखते हैं वो है पीयर रिव्यू का, जहां पर एक स्टूडेंट एक टॉपिक पे काम करता है और हर स्टूडेंट अपने अपने अलग टॉपिक्स पे काम करेगा, और आपस में क्योंकि वो रिव्यू कर रहे हैं वो ये भी समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज कमी रखी थी, उनके काम में क्या कमी रह गई थी और दूसरा का काम किस तरीके से बेहतरीन है। तो निश्चित तौर पे ये जूनियर लर्नर्स के लिए भी इक्वली कारगर है, क्योंकि हम ये समझेंगे कि जब स्टूडेंट्स में लर्निंग देखी जाती है तो वो पीयर प्रेशर में बहुत अच्छी देखी जाती है। स्टूडेंट्स यूजुअली ये देखते हैं, पीयर प्रेशर नहीं कहेंगे पर पीयर लर्निंग कहेंगे इसको, क्योंकि हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट से बहुत सीखते हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में तो वो बहुत आसानी से पॉसिबल है, पर जब ये ऑनलाइन आ जाता है तो चीजें निश्चित तौर पर अलग हो जाती है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने आप को कंफर्टेबल मानता है, वो दूसरे स्टूडेंट को देख नहीं रहा है, दूसरे स्टूडेंट से सीख नहीं रहा है, तो वो एक चीज बिल्कुल ही विलुप्त होती जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए पीयर रिव्यू एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय था। अगर आपको किसी भी तरीके की टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो निश्चित तौर पे हमारी टेक्निकल टीम से महीम सर आपको निश्चित तौर पे हेल्प कर सकते हैं। और अब मैं चाहूंगी एलिना कि आप वापस डिस्कस करें। धन्यवाद, बहुत बहुत गुरुशाला का एलिना और आपकी पूरी टीम का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें का मौका दिया। थैंक यू जी स्पीकर्स, एक बार मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ आज के संवाद में जुड़ने के लिए, और हमारी टीचर्स को ऑनलाइन असेसमेंट के अलग अलग तरीके इतने डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने के लिए। जाने से पहले मैं देख रही हूँ हमारी टीचर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम एक ये क्वेश्चन लेना चाहेंगे जो मितेश शर्मा जी का है, दैट व्हाट इज द बेस्ट वे टू असेस चिल्ड्रन इन ऑनलाइन क्लासेस। तो ये पूछना चाह रही हैं कि कौन सा बेस्ट तरीका है जो हम ऑनलाइन क्लासेस में असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं।
तो निश्चित तौर पे हम ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कि हमने चर्चा की, बहुत सारे तरीके जो हमने आज बताए वो ले सकते हैं। पर अगर आप एक-एक स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहते हैं, तो ओरल एग्जामिनेशन या ओरल टेस्ट, वाइवा, वो प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट लिख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। वो एक सबसे कारगर तरीका है, क्योंकि उससे आप ये एंश्योर कर रहे हैं कि स्टूडेंट ऑनेस्टली इस चीज को कर रहा है। दूसरी चीज हम जो यहाँ पर, जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया, पीयर रिव्यू, वो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं सीनियर लर्नर्स के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं हमारी टीचर्स और हमारे साथी आज जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस विषय पर और जानना है, अगर आपको असेसमेंट और ऑनलाइन असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में और जानना है, तो एक बार गुरुशाला पर उपलब्ध एक कोर्स है जिसका नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन नाम का एक कोर्स है। आप उस कोर्स को अवश्य करें। इस कोर्स को कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो एक पूरी होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवैल्यूएशन और असेसमेंट और बढ़ती रह सकती है। और इसी के साथ साथ मैं हमारे जो टीचर्स आज जुड़े हैं उन्हें बोलना चाहूंगी कि हमारे गुरुशाला पर एक टीचर कम्युनिटी भी अवेलेबल है। जैसे कि वो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर ये टीचर कम्युनिटीज का, गुरुशाला के होम पेज पर जब हम जाते हैं तो टीचर कम्युनिटीज का एक सेक्शन होता है। टीचर कम्युनिटीज के सेक्शन में जाके एक कम्युनिटी है असेसमेंट आइडियाज करके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कम्युनिटी है असेसमेंट आइडियाज। इस कम्युनिटी को, इस टीचर कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें और आपके जो अनोखे तरीके हैं ऑनलाइन असेसमेंट के या ऑफलाइन असेसमेंट के भी, वो भी हमारे साथ साझा करें, ताकि जो एक टीचर्स का आपस में सीखने का जो कल्चर है वो और ग्रो हो सके। तो इसी के साथ साथ मैं हमारे सभी टीचर्स और हमारे एस्टीम्ड स्पीकर्स का आज बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे साथ आज के संवाद में जुड़ने के लिए। ऐसे और अपडेट्स के लिए गुरुशाला के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हैप्पी टीचिंग, सुखद शिक्षा। थैंक यू वेरी मच।